नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ में बेहद खास मेहमान फिल्म अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में जन्मी शबाना आजमी जी ने अपने 41 साल लंबे फिल्मी करियर में 120 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। देश और दुनिया के तमाम पुरस्कार हासिल करने वाली शबाना आजमी जी को शानदार अभिनय के लिए 2012 में पद्म भूषण और 1988 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से भी इन्हें 5 बार नवाजा जा चुका है। शबाना आजमी जी फिल्मों के अलावा सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रहती हैं। समाज और कला के क्षेत्र में इनके सक्रिय योगदान को देखते हुए 1997 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सांसद भी मनोनीत किया गया। शबाना आजमी जी को देशी विदेशी सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए न्यूयॉर्क शहर प्रशासन ने साल 2012 में सम्मानित किया। यह पहला मौका था जब किसी भारत के कलाकार को न्यूयॉर्क शहर की ओर से सम्मानित किया गया। यही नहीं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शबाना आजमी जी को गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिल चुका है। आज हम शबाना आजमी जी से इनके फिल्मी करियर और समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। शबाना जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। शुक्रिया। आपकी फिल्मों में शुरुआत कैसे हुई? कब यह मन में ख्याल आया कि फिल्मी क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना है? देखिए, मेरी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है जहां मेरे वालिद कैफ़ी आज़मी साहब हिंदी फिल्मों में गाने भी लिखते थे, गीतकार थे और जाहिर है कि उर्दू शायरी करते थे, बहुत जाने माने शायर थे। और मम्मी शौकत कैफ़ी इप्टा की और पृथ्वी थिएटर की कलाकार रही हैं। तो जब मैं 4 महीने की थी तो मम्मी मुझे अपनी पीठ पे लाद कर पृथ्वी थिएटर के रिहर्सल्स के लिए ले जाती थी, और जब हमारे स्कूल में छुट्टियां होती थी तो मम्मी अपने साथ टूर पे मुझे ले जाती थी। तो एक तरह से मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि जो ग्रीन रूम होता है थिएटर का, वहाँ मैं पली बड़ी। तो जाहिर है कि थिएटर से और एक्टिंग से तो मेरा लगाव रहा। स्कूल में हमेशा थिएटर में काम करती रही। फिर जब सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मुंबई में थी तो वहाँ भी जितने भी अवार्ड्स मिलते थे बेस्ट एक्ट्रेस के, वो मुझे मिलते थे, और फारूक शेख मेरे 2 साल सीनियर थे, उनको बेस्ट एक्टर के मिलते थे। तो कॉलेज तक ये पता चल गया था कि मुझे एक्टिंग में सीरियसली दिलचस्पी है। उसके बाद हुआ यूँ कि मैंने जया बच्चन, जो उस वक्त जया भादरी थी, फिल्म इंस्टीट्यूट की एलुमनाई थी, उनकी एक फ़िल्म मैंने देखी, सुमन, और जो कि एक डिप्लोमा फ़िल्म थी फिल्म इंस्टीट्यूट की। तो मैं बहुत हैरत ज़दा हुई क्योंकि मैंने इस तरह की एक्टिंग देखी नहीं थी हिंदी सिनेमा में, और मैं उससे बहुत मुतासिर हुई। और फिर मैंने आके अपने अब्बा से कहा कि मैं फ़िल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहूँगी। फ़िल्म इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया, वहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिला बेस्ट स्टूडेंट इन एक्टिंग के लिए, और उसके बाद मेरे करियर की शुरुआत हुई। 120 से ज़्यादा फिल्में भी आप कर लीं, 41 साल का लंबा सफ़र भी बीत गया। कैसे देखती है इस लंबे सफ़र को आप? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो भी कामयाबी मुझे मिली है वो इसलिए मिली है कि मैं सही जगह पर सही वक्त पे थी। जब मैं फ़िल्म इंस्टीट्यूट से निकली तो उस वक्त फ़िल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का काफ़ी बोलबाला था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और ख़ास तौर से एक्टर्स को जया भादरी, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी डिंजोंगपा, इस तरह के लोग ऑलरेडी जज्ब हो चुके थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं स्टूडेंट थी फिल्म इंस्टीट्यूट में जब ख्वाजा अहमद अब्बास ने मुझे अपनी फ़िल्म फासला रमन कुमार के ऑपोजिट साइन किया था। मैं स्टूडेंट ही थी। उसके बाद मैं 30 अप्रैल 1973 को फिल्म इंस्टीट्यूट से पास हुई, और 1 मई 1973 को मैं ऑलरेडी कांतिलाल राठौड़ की एक फ़िल्म थी परिणय, रमेश शर्मा के ऑपोजिट में काम कर रही थी। और उसके बाद श्याम बेनेगल की फ़िल्म अंकुर मुझे मिली, जिसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सराहा गया। उसी के साथ साथ
शशि कपूर के साथ फ़कीरा फिल्म, जो कि बेसिकली मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा था, वो फिल्म बहुत कामयाब हुई। तो बहुत आसान रहा मेरा सफ़र। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ उसकी वजह से। आपने अंकुर जैसी फिल्में की जो काफ़ी सफल रहीं, और आप फायर जैसी फिल्में भी करने से पीछे नहीं हटी, जिसको लेकर काफ़ी आपकी आलोचना हुई कि इतनी बोल्ड फिल्म करने की वजह क्या रहे? देखिए, एक तो मैंने 120 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, और उसमें शायद 2-1 फिल्में ऐसी हुई हैं जो कि कंट्रोवर्शियल रही हैं। मैं समझती हूँ कि कंट्रोवर्सी किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग ऑलरेडी राय बना लेते हैं उसके बारे में, और जब वो फिल्म देखते हैं तो वो फिल्म को सिर्फ फिल्म के लिए नहीं देखते, लेकिन उन्होंने जो पहले से राय बना ली है वो राय के स्तर पर उसको देखते हैं। लेकिन जब दीपा मेहता ने मुझे फायर की स्क्रिप्ट दी तो मुझे वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और मैंने उसके बारे में काफ़ी गंभीरता से सोचा, बल्कि 1 महीना मैंने लिया ये तय करने के लिए कि मैं उस फिल्म में काम करूँगी। और मैंने ये सोचा कि हिंदुस्तान की जो पूरी जनता है वो मोनोलिथ नहीं है, वो एक ही तरह से नहीं सोचती, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन होगा, जो कि हुआ। कुछ लोग बहुत मुतासिर हुए, कुछ लोगों के आंखों में आंसू आ गए, कुछ लोग बहुत नाराज़ हुए, और कुछ लोग बहुत हैरत ज़दा हुए। और मैं समझती हूँ फिल्म यही कर सकती है। फिल्म जो है किसी भी मुद्दे को लेकर उसके ऊपर सवाल उठाने की क्षमता ऑडियंस में डालती है, और वो फायर के लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब आप अक़लियत की बात करते हैं और जब आप माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, तो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको हिफाजत मिले, उनकी बात आप कह सकें, ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है। 17 साल पहले आपने फायर की थी 1996 में समलैंगिक संबंधों पर, और आज 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्णय सुनाया कि समलैंगिक संबंधों को भारत में मान्यता नहीं दी जा सकती, क्या मानती हैं आप कि क्या भारत में समलैंगिक संबंधों को वाकई में मान्यता दी जानी चाहिए? जाहिर है कि दी जानी चाहिए, इसमें तो 2 राय हो नहीं सकती, क्योंकि हम अपने आप को इस बात पर नाज करते हैं कि हमारा मुल्क जो है एक डेमोक्रेसी है और हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो जब हम सेक्शन 377 को अपहोल्ड करते हैं और क्रिमिनल करार करते हैं उन लोगों को जो सेम सेक्स संबंध करते हैं, तो जाहिर है इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मैं इससे बहुत मायूस हुई, और मुझे लगता है कि ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ये रूल्स तो संसद में बनते हैं और संसद को इसको रिवोक करना चाहिए, तो मैं मानती हूँ कि ऐसा उसको करना चाहिए। लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि आज़ादी के नाम पर भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो 2 लोग कंसेंसुअली अपने बेडरूम में करते हैं उससे हमारा क्या लेना देना, और उसको आप खिलवाड़ क्यों मानते हैं, और आप कौन होते हैं ये तय करने के लिए कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं और ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, जबकि 2 लोग अपने आप में उनकी प्राइवेट लाइफ में उनकी ज़ाती ज़िंदगी में वो क्या करते हैं उससे हमारा क्या लेना देना। शबाना जी, ये बहस तब छिड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया कि समलैंगिकता को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, तो आप मानती हैं कि इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए और संसद को इंटरवीन करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। जो पैरोकार हैं इस मामले के, कोई संगठन हो सकते हैं, ये मानते हैं कि जो नौजवान पीढ़ी आएगी उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्या आपको लगता है कि यह जायज़ है? जो लोग ऐसा समझते हैं वो कुन जहन लोग हैं और उनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, तो हमको अपनी माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करना ये हमारा कर्तव्य है। समय समय पर भारतीय सिनेमा में महिलाओं के किरदार के चित्रण में बदलाव देखने को मिला है। कितना मजबूती से महिलाओं के किरदार को दिखाया गया है बदलते दौर में? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि जिसको हम पैरेलल सिनेमा कहते हैं या आर्ट सिनेमा कहते हैं, उसमें मुझे ऐसे बहुत सारे मौके मिले जिसमें मैंने बहुत अच्छे किरदार निभाने का मुझे मौका मिला। बहुत स्ट्रॉन्ग विमेंस रोल्स किए हैं। अर्थ, महेश भट्ट की जो फिल्म है अर्थ, उसको आज भी 30 साल बाद भी लोग
मेरे पास आती हैं, औरतें मेरे पास आती हैं और ये कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया, उस फिल्म की वजह से उनको ताकत मिली कि वो अपनी शादी में अपने आप को रीनेगोशिएट कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव ज़रूर आया है। देखिए 60s में मैं चुप रहूँगी एक फ़िल्म थी जिसमें मीना कुमारी ने काम किया था। तो किरदार तो बहुत सारे होते थे, फ़िल्में भी बहुत सारी होती थी जो औरतों को सेंट्रल कैरेक्टर बनाती थी, लेकिन उनको स्टीरियोटाइप में ही देखा जाता था। मैं चुप रहूँगी, एक औरत को चुप रहना उसके लिए सही माना जाता था। जुल्म अत्याचार होते रहें लेकिन उसको चुप रहूँगी, वो बदल गया है आज। लेकिन अभी आगे और जाना है। इंसाफ की देवी, ज़ख्मी औरत, इस तरह की फ़िल्में जो बनी हैं ये सही मानों में औरतों की आज़ादी की बात नहीं करती। वो तो जैसे मर्द हैं वो मर्द की जगह उन्होंने औरत को कर लिया है। लेकिन मदर इंडिया जो है बहुत सब्सटैंशियल फ़िल्म थी ट्रेडिशनली। आज के दौर में जो बदलाव आ रहे हैं वो छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले औरतों को हिंदी फिल्म में करियर फॉलो करती हैं ऐसा नहीं देखा जाता था। अगर आप हिंदी फिल्में देखते हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा की तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ पीली शिफॉन की साड़ी पहनकर और स्विस एल्प्स में नाचती हैं। जो कि सच्चाई है हिंदुस्तान की वो ये है कि चाहे वो शहर की हों चाहे वो गांव की हैं, औरतें हमारी काम करती हैं और उनको विजिबिलिटी देना ज़रूरी है, जो कि आज फिल्मों में नज़र आ रहा है। आपने लंबा समय व्यतीत किया है बॉलीवुड में, किस तरह की फिल्में आगे चलकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर बनाई जानी चाहिए? औरत को वन डायमेंशनल नहीं बना के उसको कॉम्प्लेक्सिटी में दिखाना चाहिए, वर्किंग वुमेन को ज़्यादा विजिबल करना चाहिए और सिनेमा का प्रभाव ज़रूर पड़ता है समाज पर। प्रभाव भी पड़ता है और सिनेमा एक तौर पर आईना भी होता है जो समाज में हो रहा है उसका। तो ये तो इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स पे डिपेंड करेगा कि वो सिर्फ मनोरंजन के लिए फ़िल्म बनाना चाहते हैं या वो ऐसा समझते हैं कि फ़िल्म के ज़रिए सामाजिक बदलाव आ सकता है। लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि ख़ास तौर से महिला को लेकर और उसके पोर्ट्रेयल को लेकर हमको रोल मॉडल्स, पॉजिटिव रोल मॉडल्स बनाने की ज़रूरत है। नॉन कमर्शियल फिल्मों में जब भी आपके काम की बात होती है तो आपके साथ लंबे समय तक काम के स्मिता पाटिल जी का जिक्र अवश्य होता है। कैसे देखती हैं आप अपनी दोस्ती को स्मिता जी के साथ? मुझे बहुत अफसोस है कि इतनी छोटी उम्र में स्मिता हमारे बीच नहीं रही, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन अदाकारा थी। और अभी भी ऐसा होता है, इतने साल गुजर गए, 28 साल हो गए उस बात को, और फिर भी मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमेशा कहते हैं कि आपकी और स्मिता पाटिल की फिल्में हमें बहुत अच्छी लगती हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के जहन में मेरा नाम शबाना पाटिल हो सकता था और उनका स्मिता आज़मी, इतना एक जैसा हमको देखा जाता है। मैं कहीं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपकी मुस्कुराहट पर एक गाना बना था, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आप पर गाना बना, बावजूद इसके आप मुस्कुराने से बचती थी, हंसने से बचती थी, इसके पीछे राज क्या है? असल में मेरा क्योंकि दहाना थोड़ा सा उभरा हुआ है और जब मैं बहुत दुबली थी तो ज़्यादा उभरा हुआ नज़र आता था, तो फिल्म के जो मैगज़ीन्स हैं वो मुझे बकटूत करके चिढ़ाते थे और उसकी वजह से मुझ में एहसास कमतरी हो गया था। तो ये होता था कि जब मुझे मुस्कुराना होता था तो मैं अपना दहाना छुपा लेती थी और या मुंह बंद करके हंसने की कोशिश करती थी। तो महेश भट्ट, जो कि अर्थ में मेरे डायरेक्टर भी रहे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक दिन समझाया और कहा कि मुस्कुराहट का दांत से बहुत कम लेना देना है और आँखों से ज़्यादा है। अगर तुम सही मानों में मुस्कुरा सकोगी तो अपने दांतों के बारे में भूल के और अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो तुम बहुत हसीन लगोगी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे आज़ादी मिल गई और उस दिन के बाद मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया और अब ऐसा भी हो गया कि गाना भी उस पर लिख दिया गया। रंगमंच के क्षेत्र में भी आप काफ़ी सक्रिय रहती हैं, सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करती हैं? देखिए, फ़िलहाल तो मैं 3 प्लेज़ में काम कर रही हूँ। एक प्ले पिछले 21 साल से चल रहा है जिसका नाम है तुम्हारी अमृता, फ़ारूक शेख के साथ मैं कर रही हूँ। एक प्ले हम लोग करते हैं कैफ़ी और मैं, जिसमें जावेद साहब
कैफ़ी आज़मी का रोल अदा करते हैं और मैं शौकत कैफ़ी का। ये मेरी मम्मी की एक किताब है याद की रहगुज़र, उस पे बेस किया वो ये प्ले जावेद अख्तर साहब ने लिखा। और एक और प्ले है जो कि एलेक पदमसी डायरेक्ट करते हैं, गिरीश कर्नाड का ब्रोकन इमेजेस। इसके अलावा मैंने लंदन में नेशनल थिएटर में काम किया है और सिंगापुर में सिंगापुर रेपर्टरी थिएटर के साथ भी काम किया है। तो इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है। और मैं समझती हूँ कि थिएटर किसी भी सिनेमा एक्टर के लिए सबसे बेहतरीन बात ये हो कि वो सिनेमा में भी काम करे और थिएटर में भी काम करे, क्योंकि थिएटर का चैलेंज जो है वो सही मानों में बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही अलग दुनिया है जी। और बड़े पर्दे से हमने आपको देखा छोटे पर्दे की तरफ जाते हुए। कुछ समय पहले आप दिखाई दी अनिल कपूर के टीवी शो 24 में। जी, अनिल कपूर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। और जब अनिल कपूर ने मुझे अप्रोच किया 24 के लिए, तो एक तो मुझे ये मालूम था कि ये अमेरिकन टीवी सीरीज़ हैं जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था, और दूसरा मुझे ये इत्मीनान था कि अनिल कपूर से जुड़ी हुई प्रोडक्शन ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी होगी। जो रोल था वो मुझे अच्छा लगा और इसलिए मैंने किया और लोगों ने उसको पसंद किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। सामाजिक क्षेत्र में आप एक जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी। क्या कुछ कर रही हैं आजकल आप? मिजवा एक छोटा सा गांव है ईस्टर्न यूपी में, आजमगढ़ के पास, जहां मेरे वालिद कैफ़ी आज़मी की पैदाइश हुई थी। वहाँ कैफ़ी साहब ने एक संस्था शुरू की, मिजवा वेलफेयर सोसाइटी, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हिंदुस्तान को सही मानों में प्रगति करनी है तो हमें अपना ध्यान जो है हिंदुस्तान के गांव की तरफ करना होगा, अपना रुख गांव की तरफ करना होगा जहां 80% आबादी रहती है। और इसमें भी उन्होंने ये माना कि जो केंद्र बिंदु है इस प्रगति का, वो जो लड़की है उसको बनाना होगा, गर्ल चाइल्ड। तो उन्होंने स्कूल खोला, इंटर कॉलेज खोला, एक कंप्यूटर सेंटर खोला उस ज़माने में जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना छोटा सा गांव, सिर्फ 540 लोग उस गांव में बसते हैं। कंप्यूटर सेंटर खोला और फिर एक चिकनकारी सेंटर खोला। ज़ाहिर है कि कैफ़ी साहब के गुज़रने के बाद ज़िम्मेदारी मुझ पे पड़ी कि मैं उसको आगे लेकर जाऊं। तो मैं और मेरी जो गॉड चाइल्ड है नम्रता गोयल, सिर्फ 24 साल की बहुत यंग लड़की है, हम ये संस्था को चलाते हैं। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से गांव में जो लड़कियां, जो औरतें चिकनकारी कर रही हैं, आज वो मनीष मल्होत्रा जो इतने बड़े बॉलीवुड के डिज़ाइनर हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया है इनको। तो प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, ये सब लोग मिजवा के कपड़े पहनते हैं। न्योमी कैम्पबेल जो कि पेरिस की इतनी बड़ी मॉडल हैं, सुपर मॉडल हैं, वो भी पहनती हैं। तो बहुत प्रगति हुई है। और मिजवा जो है एक ऐसा गांव था जो वक्त में मुंजमद था, वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ सड़क भी नहीं थी, वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ ट्यूबवेल नहीं था। वहाँ जाके कैफ़ी साहब बसे और उस वक्त बसे जब उनको फालिज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनका हाथ, उनका लेफ़्ट हाथ और उनका लेफ़्ट पैर बेकार हो गया था। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं इसको एक मॉडल गांव बना के ही रखूँगा, और आज मिजवा एक मॉडल गांव है। आपका इंटरव्यू करते समय मुझे एक अच्छी बात नज़र आती है आप में कि आप अपने पैतृक गांव से जुड़ी हुई हैं। जी। अपने पिता की परंपराओं को आप आगे बढ़ा रही हैं और उस गांव की तरक्की में लगी हुई हैं। जी। आपके पिता कैफ़ी आज़मी साहब का काफ़ी नाम रहा है, बहुआयामी प्रतिभा के धनी रहे हैं, गीतकारी से लेकर शायरी तक आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। कुछ शायरी उनकी बताएंगी आप जो आपको काफ़ी पसंद है? उनकी बहुत सारी नज़में हैं जो न सिर्फ मुझे पसंद हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे अपने काम में बहुत इंस्पायर किया है। मैं मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में काम करती हूँ और एक उनकी पोएम है मकान, उससे बहुत प्रेरणा मिली थी। लेकिन जाहिर है जो सबसे ज़्यादा उनकी पसंदीदा लोगों को नज़म याद है वो है औरत, जो उन्होंने आज से तकरीबन 60 साल पहले लिखी थी। वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें वो कहते हैं
कद्र तारीख ने अब तक तेरी जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अशफिशानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्मान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो आज जब हमारे समाज में इतनी हलचल हुई है, जो ख़ास तौर से महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं, ये मेरे पिताजी ने आज से 60 साल पहले इसको न सिर्फ लिखा, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहू के साथ जो रवैया रखा और जो सलूक किया, वो वही था जो उन्होंने कहा। उनकी कहनी और करनी में फ़र्क नहीं था। और अब आपके शौहर की बात करेंगे। काफ़ी नाम है उनका भी, जावेद साहब का। उनका भी मैं इंटरव्यू एक मुलाकात में कर चुका हूँ, उसमें भी उन्होंने आपका जिक्र किया था। कब आपसे उनकी पहली मुलाकात हुई और क्या पहली मुलाकात में ही यह तय कर लिया था कि एक न एक दिन इनको अपना जीवन साथी बनाना है? असल में मुझे पहली मुलाकात याद ही नहीं है, क्योंकि जावेद साहब जो हैं वो कैफ़ी साहब के यहाँ, मेरे पिताजी के यहाँ काफ़ी आया जाया करते थे, और शायरी लिखना उन्होंने शुरू ही की थी। तो मैं भी मसरूफ़ थी, वो भी मसरूफ़ होते थे, तो काफ़ी आना जाना उनका होता था। और थोड़े दिनों के बाद, बल्कि काफ़ी वक्फ़े के बाद, उन्होंने जब मेरी फ़िल्म देखी सई परांजपे के स्पर्श, वो उनको बहुत अच्छी लगी, और तब उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई, और फिर हम लोगों से कहा कि हमको बहुत आपकी पिक्चर अच्छी लगी एट्सेट्रा। और फिर जब मैंने उनको जाना तो मैंने उनमें पाया बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ उनमें हैं जो मुझे अपने वालिद कैफ़ी साहब में लगती थी। दोनों का बैकग्राउंड एक तरह, दोनों का दुनिया की तरफ जो सोचने का ढंग वो एक जैसा। और जितना मैं जावेद को जानने लगी, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने वालिद के और करीब होती जा रही हूँ, और फिर जो होना था वो हुआ। और आपने और आपके शौहर ने तो मिलकर भारतवर्ष में एक अनोखा रिकॉर्ड ही बना डाला। भारत के राष्ट्रपति ने आपको और आपके शौहर दोनों को अलग अलग समय में राज्यसभा की सदस्यता दी। जी, ये सचमुच बहुत फ़ख्र की बात है। मुझे इस बात पे गर्व है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, एंड आई फील वेरी हम्बल्ड कि ऐसा हुआ। पहला आपका ऐसा हम कह सकते हैं पहली जोड़ी है जिसमें पति और पत्नी दोनों को जो है यह सम्मान हासिल हुआ। जी, संसद में आपने 6 साल गुजारे। कैसा रहा आपका वहाँ पर अनुभव और किन प्रमुख बातों को आपने सदन में रखा? बहुत अच्छा था। मुझे बहुत सीखने को मिला, और मैं समझती हूँ इंडिपेंडेंट नॉमिनेटेड मेंबर होने की वजह से मैं तमाम उन मुद्दों पे बात कर सकी जिनसे मैं जुड़ी भी थी एट द ग्रास रूट्स। तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो नेशनल स्लम पॉलिसी बनी, उसमें मैंने बहुत एक्टिव पार्ट लिया। जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल था, उसमें बहुत मैंने पार्ट लिया। ख़ास तौर से शिक्षा को लेके, आर्ट्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उसमें मैं काफ़ी एक्टिव थी। मैंने अपना टर्म जो है वो बहुत सीरियसली लिया। मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और बहुत सच्चाई से जुड़ी रही। आज तक लोग उसको याद करते हैं, और मैं अपने उस पीरियड को रियली एक लर्निंग पीरियड समझती हूँ। शबाना जी, 21वीं शताब्दी में आधी आबादी यानी महिलाओं की स्थिति वाकई में है क्या? और ख़ास तौर पे अगर हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो क्या वाकई में आज वे विकास की असली दौड़ में शामिल हैं या नहीं? देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कई सदियों में एक साथ जीता है। हम लोग जो हैं 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में एक साथ जीते हैं, और एक मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी होने की वजह से, मल्टीकल्चरल सोसाइटी होने की वजह से जितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो हमारे मुल्क में हैं। तो एक स्तर पर तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे यहाँ हमारी एक महिला प्राइम मिनिस्टर रही हैं, प्रेसिडेंट रही हैं, आज कितनी सारी चीफ मिनिस्टर्स हैं जो महिलाएं हैं, कॉर्पोरेट पोजीशंस में बहुत अच्छी जगहों पर है। लेकिन ये भी सही है कि आज भी लड़की को पैदा होने से पहले ख़त्म कर दिया जाता है, सिर्फ इस जुर्म में कि वो एक लड़की है। ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इन कॉन्ट्रडिक्शंस को हल करना पड़ेगा,
और मुझे हैरत होती है कि लड़की को पैदा होने से पहले उसको ख़त्म करने पर हमारा समाज इतना उत्तेजित क्यों नहीं होता जितना उसको होना चाहिए, और उस पर इतनी ज़ोर शोर से आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती, क्योंकि ये हत्या है। इसको हम कबूल कैसे कर लेते हैं, उसको हम इसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं। तो एक स्तर पे हमारी जो महिलाएं वो बहुत आगे बढ़ी हैं, और दूसरी जगह पे उनको जीने का भी हक नहीं है। और अगर वो जी जाती हैं तो फिर हम देखते हैं कि चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो नौकरी हो, उसमें उनको बराबरी का मौका नहीं मिलता है। कोई भी मुल्क प्रगति तभी कर सकता है, ये नहीं कि उसकी जीडीपी क्या है, लेकिन उसका जो अमर्त्य सेन जैसे कहते हैं कि उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण कहाँ तक हुआ है। उस नापदंड से हम तय करेंगे कि इस मुल्क में सही मानों में प्रगति हुई है कि नहीं। तो हमको अपनी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। एड्स के खिलाफ भी आपने काफ़ी जागरूकता कार्यक्रम चलाए, कितनी सफलता आपको मिल पाई? देखिए, एड्स के लिए बात बहुत ज़्यादा हुई है कि मैंने एड्स में काम किया है, लेकिन मैंने एड्स में कम काम किया है, और मैंने मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब जो गर्भ के कारण जो महिला मर जाते हैं उसमें ज़्यादा काम किया है। और आपको हैरत होगी ये जानकर कि एक साल में जितनी महिलाएं गर्भ के कारण मरती हैं हमारे मुल्क में, वो उतनी ही हैं जितनी कि अगर 400 हवाई जहाज़ के क्रैश हों एक साल में तो क्या होगा। आप सोचिए, अगर 400 एयरप्लेन क्रैशेस हो जाएं तो सरकारें गिर जाएं, लेकिन क्योंकि महिलाएं गर्भ के कारण मर रही, उस पर उस तरह से ध्यान जो देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। देश के जो नौजवान आपकी तरह सफल अभिनेता अभिनेत्री बनने का ख्वाब रखते हैं बॉलीवुड में, उनको आपकी सलाह क्या होगी? मेरी सलाह होगी कि मत करिए, मत आइए। आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो आप एक्टिंग में आइए और जुड़िए सिर्फ तब कि आपको लगे कि मैं अगर एक्टिंग नहीं करूं तो मैं और कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा है कि किसी की शक्ल अच्छी होती है, किसी को डांस करना आता है, वो समझते हैं कि बहुत आसान चीज़ है, इसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है और बहुत आसानी से हम एक्टर या एक्ट्रेस बन सकते हैं। बहुत टैलेंट की ज़रूरत है, टैलेंट के साथ साथ लगन की ज़रूरत है, उसमें अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर लक का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो जो लोग सही मानों में एक्टिंग से दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनसे कहूँगी कि सबसे पहले तो आप ट्रेनिंग करवाइए, क्योंकि मैं जिस किस्म की एक्ट्रेस हूँ, एक्टर हूँ, उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी ट्रेनिंग का रहा है जो फिल्म इंस्टीट्यूट में मुझे मिली और जो मेरे प्रोफेसर रोशन तनेजा ने मुझे दिया, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। एक और सवाल, भविष्य की आपकी रणनीति क्या है? देखिए, जो कर रही हूँ वही काम करूँगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। मेरे वालिद ने, कैफी साहब ने एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी सीख मुझे वो दे गए थे, और वो ही मेरी ज़िंदगी का मंत्र बन गया है। मैंने उनसे कहा था कि जब आप तब्दीली के लिए काम करते हैं और तब्दीली उस रफ्तार से नहीं आती जो आप चाहते हैं, तो आप मायूस नहीं होते, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होते, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। तो उन्होंने कहा, बेटे जब आप तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं तो इस उम्मीद में ये गुंजाइश भी छोड़ दें कि शायद वो तब्दीली आपकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन आपको ये यकीन रखना चाहिए कि अगर आप पूरी ताकत से और पूरी सच्चाई से काम करते रहेंगे तो तब्दीली आएगी, चाहे वो आपके बाद ही क्यों ना आए। बिल्कुल, वाकई सच है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थी देश की जानी मानी फिल्मी हस्ती और देश की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आज़मी जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि भविष्य में भी वे सामाजिक गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहेंगी। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय, तब तक नमस्कार। Tata.